पहले CRPC चलेगा भाई, आपका उसके बाद IPC चलेगा। CRPC थोड़ा कंटिन्यू पहले पढ़े, IPC को आसान है तो पढ़ने में थोड़ा पहले पढ़ाया जाता है ताकि दिमाग में भाई। ये बिहार का रिजल्ट भाई आपका APO का हो सकता है आज आ जाए, चांस है। अभी आपका एक दो लोगों से मैंने पटना में बात हुई मेरी भी, हो सकता है चांस है आ जाने का। और मेरे लोग बता रहे हैं कि 120 से 125 आपका जनरल की जाना जो संभावना क्लियर नहीं है। लेकिन आपका महिलाओं का कब जाए, महिलाओं का हो सकता है कि 115 अभी आया नहीं, लेकिन वहाँ एक दो लोग हैं आपका कोर्ट में करके जा रही है, जो सक्रिय रहते हैं तो वही लोग फोन करके बताएं कि क्या संभावना है। रिजल्ट तैयार है, साइन होने की बाकी है, अगर साइन हो गया तो रिजल्ट आ सकता है और नहीं हुआ तो फिर अभी आपका 2-4 दिन लगेगा। और मेरी लोग बता रहे हैं कि 120 से 125 के बीच में आपका जो चर्चा है इसी बीच में जनरल भेज की जा सकती है। लेकिन आपका अभी संभावना बताई जा रही है, ना करिएगा कि सब श्योर बता दिया, श्योर नहीं है, ये एक अनुमान बताया जा रहा है। वहाँ के लोगों से पूछ, हमारे लोग नहीं श्योर बता रहे। हाँ, ये तब कर दीजिएगा कहीं कि सर बताए। देखिए CRPC में आपका जो बढ़ाया गया था उसको आगे बढ़ाया जाए। CRPC में आपको जो कल बताया गया काफ़ी महत्वपूर्ण था भाई, और मेंस में भी आ सकता है। बिहार में मेंस में ऐसे आ सकता है कि भारत के विभिन्न दंड न्यायालयों का उल्लेख करिए और उनके दंड देने की शक्ति का बताइए, शक्तियाँ। तो जब भी ये क्वेश्चन आए, बात न करें भाई, पीछे बात न करें पीछे, जब भी ये क्वेश्चन आए कि भारत में कौन कौन पनिशमेंट कोर्ट में दंड न्यायालय या कौन कौन न्यायालय हैं और उनमें दंड देने की क्या क्या पावर प्राप्त है, तो जो लिस्ट बनाया गया है आप उच्चतम न्यायालय से शुरू करेंगे और आपका एकदम निचले न्यायालय तक आए और उसी लिस्ट को आपको लिखना। अब आइए अध्याय 2 चला जाए। इधर की धाराएं 3 के लिए ज़्यादा बढ़ती हैं तो धारा पहले 6 देखा जाए, दंड न्यायालयों का प्रकार। और कल मैं बता भी चुका हूँ प्रकार, आपका जो दंड न्यायालयों के प्रकार दिए गए हैं वह धारा 6 में दिए गए हैं और 3 में एक क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए आपका एक तो लीगल क्वेश्चन देखना है धारा 6 में, उसके बाद सामान्य बातें देखनी है। देखिए जो धारा 6 के तहत दंड न्यायालय दिए गए हैं, ये दंड न्यायालय केवल CRPC के तहत आपका गठित न्यायालय, संविधान के तहत जो गठित न्यायालय है इससे बाहर रहेंगे, और जो आपका स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के तहत गठित न्यायालय हैं वह भी इससे बाहर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भी दंड न्यायालय है लेकिन CRPC के तहत नहीं, हाई कोर्ट भी दंड न्यायालय है लेकिन इसकी स्थापना CRPC के तहत नहीं। इसके बाद कोई स्पेशल लॉ बन गया, लोकल लॉ बन गया, उसके तहत कोई न्यायालय गठित है वह भी दंड न्यायालय है लेकिन CRPC के तहत नहीं। तो आखिर CRPC के तहत दंड न्यायालय कितने हैं, पनिशमेंट कोर्ट कितने हैं, तो आप पहला तो प्रकार पूछा जाता है 1, 2, 3, 4, तो जो लिस्ट में दिया गया वही मारिए, दिमाग में लगाइएगा कितना है, और चारों को आपको याद करना पड़ेगा। देखिए भाई आपका पहला है कोर्ट ऑफ सेशन यानी सत्र न्यायालय, दूसरा आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और तीसरा आपका द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में आपका
अगर महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट। और चौथा जो है आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब देखिए आपका देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सतर्क रहना भाई पढ़ते समय। आपका यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। 4-5 मॉडल मैं भी बता रहा हूँ। पहला मॉडल ये बनता है, अभी उत्तराखंड नहीं बनता, कि आपका किसी जिले का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन होता है, सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय कौन होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि आपका कह सकते हैं कि सत्र न्याय। अभी उत्तराखंड जे में आया, जो छत्तीसगढ़ जे में एपीओ में आया क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है, कौन लिखवा गया, सुप्रीम कोर्ट। राज्य का सबसे बड़ा दंड न्यायालय अगर संविधान के तहत पूछे तो हाई कोर्ट, लेकिन यही आपका सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा दंड न्यायालय तो हाई कोर्ट ना मार दीजिएगा। सीआरपीसी के तहत सबसे बड़ा कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन। ये याद रखिए। दंड न्यायालयों के कितने प्रकार दिए गए हैं धारा 6 में, 4। लेकिन फिर मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को हटा दीजिएगा इसमें से, और किसको, हाई कोर्ट को। विशेष वित्त के तहत न्यायालय को भी अलग रखिएगा, और इसके और स्थानीय वित्त के तहत गठित न्यायालय को क्या रखिएगा, अलग। उसके बाद में ये लिस्ट बता रहा हूँ। इसमें आप देखिए, मैंने थोड़ा सतर्क रहना है। आपका निम्नलिखित 2-3 मॉडल और बना जो पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय है, ये या दंड न्यायालय है, दे देगा सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त सभी, आपका उपर्युक्त सभी मात्रा। अब देखिए मॉडल कैसे बनता है। निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय नहीं है, यही गलती होने का चांस है, दे देगा सत्र न्यायालय, तो ये है ही। दूसरा दे देगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी है। तीसरा दे देगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये भी है। और चौथा दे देगा सहायक सत्र न्यायाधीश, तो क्या धारा 4 में असिस्टेंट सेशन जज के नाम का उल्लेख है, नहीं। तो धारा 4 के तहत सहायक सत्र न्यायाधीश आपका याद रखिए, आपका दंड न्यायालयों के वर्ग में शामिल नहीं। अब आपको अगला नियम आई। आखिर आपको जो लिस्ट कल मैं लिखवाया था उस पर भी गौर करिए थोड़ा। लिस्ट हमने लिखवाया न्यायालय और उनके दंड देने के क्या शर्त, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि जब इतने न्यायालय हैं, उनको इतना पावर प्राप्त है, तो आखिर क्यों धारा 6 के तहत दंड न्यायालय बनाते समय 4 ही न्यायालय बनाए गए। याद ये भी अटैक कर रखिएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय है, ये ना कर दीजिएगा कि नहीं। आपका क्यों इतना रखा गया, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए सत्र न्यायालय के बाद जो अपर सत्र न्यायाधीश होते हैं, सहायक होते हैं, क्योंकि इनको कोई भी मामला स्वतः नहीं मिलता, ये तभी मिलेगा जब इनको हाई कोर्ट दे या कोर्ट ऑफ सेशन। इसीलिए इन्हें दंड न्यायालय से क्या रखा गया है। दूसरा आप कहेंगे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट। सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसमें 2 लोगों का नाम गायब है, कौन कौन बीच में आ गए, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का लिखवाया गया था और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका भी कारण मैं बता रहा हूँ, इसको बताएगा इंटरव्यू में। चूँकि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या बनाया जाता है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतः अपर और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम का उल्लेख धारा 4 में नहीं किया गया।
लेकिन ये नहीं है कि जिसका नाम का उल्लेख नहीं है वो सजा ही नहीं देता, सजा देता है। बस धारा 4 की जो लिस्ट है उस लिस्ट में इनका नाम क्या है, तो कौन कितनी सजा दे सकता है ये कल डिटेल में आपको बताया गया। आगे बढ़ा जो मैं इसके बाद धारा 7 आप छोड़ दीजिएगा, प्रादेशिक। इसके बाद धारा 8 से क्वेश्चन बनता है फ्री में, एक क्वेश्चन केवल बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र में ज़्यादा फ्री के लिए ना पढ़िए, 3 लाइन 4 लाइन बताया जा रहा है, आपका वही पढ़िएगा। पहले सीआरपीसी की धारा 2A पढ़िएगा और फिर सीआरपीसी की कौन सी धारा 8 पढ़िए। और महानगर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट का नाम जान लीजिएगा, कौन कौन मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र में होते हैं। और ये जो महानगर क्षेत्र है अंग्रेज इसे क्या कहते थे, तो अंग्रेजों ने इसका नाम महानगर नहीं रखा था, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं, प्रेसिडेंसी सिटी रखा था, प्रेसिडेंसी नगर। अंग्रेज इसे क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी। और वर्तमान समय में इसे क्या कहा जाता है, महानगर। देखिए एक सतर्क होकर देखिए, इसका 2-4 मिनट बता दिया जाए, जो क्वेश्चन बनता है उसको 1 लाइन बता दिया जाए। तो अंग्रेजों ने आपका सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी नगरों की स्थापना का कार्य शुरू किया। और आपका कह सकते हैं कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन 3 नगरों को प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। और सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में इन्हीं नगरों में की गई। किन में, मुंबई, कलकत्ता और क्या, तीन अभिमान। अभी 1862 का इतिहास बताया जा रहा है, आगे का ये कब का हम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं 1862। इसके बाद का नहीं, इसके बाद अंग्रेजों ने कई शहरों को प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। तो प्रेसिडेंसी नगर की विशेषता क्या होती है ये जानना है। आबादी ज़्यादा रहती है, ये भी याद रखिए। कार्य भी ज़्यादा होते हैं शहरों में, और टेक्निकल कार्य भी ज़्यादा होते हैं। आबादी ज़्यादा होती थी तो अंग्रेज़ों ने जहाँ शहर नुमा हो जाता था, सुख सुविधाएँ इत्यादि, उसको प्रेसिडेंसी नगर बनाना शुरू किया और उसके लिए अलग से व्यवस्था की। अंग्रेज जब चले गए तो आपका कह सकते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो बाद में कानून बनाकर जो प्रेसिडेंसी नगर थे उसे क्या बनाया जाने लगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 2A में दी गई है। पहला क्वेश्चन देना कहाँ दी गई, 2A में महानगर क्षेत्र की धारा में घोषित किया जाता है 8 में। और महानगर क्षेत्र कौन घोषित करती है, राज्य सरकार। और आबादी कितने से कम न हो, 10। कौन घोषित करेगा, आबादी कितना, 10 लाख। क्या प्रयागराज महानगर क्षेत्र है कि नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि आबादी 10 लाख से अधिक है, लेकिन ये काम राज्य सरकार ने नहीं किया है। और वह ये कि अधिसूचना जारी करके इसे महानगर क्षेत्र घोषित। केवल आबादी से नहीं हो जाएगा, याद रखिए। आपका आबादी के साथ साथ राज्य सरकार ने क्या की हो, जब सीआरपीसी 1973 में बनी तो ऐसी दशा में 4 ऐसे शहर थे जिसे कि राज्य सरकार की घोषणा की आवश्यकता नहीं थी। सीआरपीसी उन्हें महानगर क्षेत्र मान लेती, यानी कि घोषणा की आवश्यकता नहीं थी। कौन कौन 4 शहर हैं, वही 4 शहर धारा 8 दिए गए हैं। कौन कौन 4 शहर हैं, इससे कम चांस रहता है।
इसमें अहमदाबाद भी जोड़ सकते हैं। कौन है आ गया अहमदाबाद? देखिए भाई कौन मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये तो पहले से ही बताया जा रहा है। इसके बाद एक जोड़ दीजिएगा कौन, यानी कि 4 ऐसे शहर हैं, याद रखिए, जिन्हें मैं फिर बता दूँ हमारी CRPC पहले से ही मेट्रोपॉलिटन एरिया मानकर चलती है, घोषित करने की आवश्यकता नहीं। आइए धारा 9 सेक्शन 9 से आपका कई राज्यों में क्वेश्चन बना है, ये में भी बना है, APO में भी बना है, आपका कई राज्य बना है और आपका MP में भी कई बार क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन का जब भी धारा 9 पढ़िए तो कौन कौन सी धारा को रिलेट करनी है उसको पहले देख लिया जाए भाई। यानी कि जब भी आप सेक्शन 9 पढ़िए तो कम से कम कुछ धाराओं को एक साथ को रिलेट करके पढ़िए। देखिए संविधान का अनुच्छेद आप पढ़िएगा 237 पढ़िएगा। कौन सा अनुच्छेद? देखिए पहले एरिया बना लिया जाए तब पढ़ा जाए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? 237। फिर आपका CRPC में आ जाइए। CRPC में जो पढ़ना है धारा देखिए, धारा 6 पढ़ना है, धारा 9 पढ़ना है, फिर आपका धारा 26 पढ़ना है, फिर मुख्य रूप से धारा 28 पढ़ना है, यानी कि 28 कितनी धारा पढ़नी, यानी कि आपका। और जो आपका एक केस पढ़ना है रंग मोहम्मद का भी केस पढ़ना है, यानी बनाम असम राज्य। देखिए क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी बना था और थोड़ा सतर्क रहिए भाई। आपका इसके साथ में एक और हमारा कोरिलेट करना है आपका अनुच्छेद 124 और 216, यानी कि इसी के साथ आपको जो पढ़ना पड़ेगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 और 216। पहले हम संविधान से उठाते हैं तब आपका और बताते हैं। संविधान का अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के गठन एवं स्थापना की बात करता है। किसका गठन और स्थापना? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 216 आपका हाई कोर्ट की स्थापना और गठन की बात करता है, तो अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट के लिए और 124 किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट। ये इतना याद रखें। इन दोनों न्यायालयों की स्थापना कल ही बताया गया कि संविधान के तहत की जाती है। ये न्यायालय CRPC के तहत स्थापित नहीं। इनको कौन इस्टेब्लिश करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और कहाँ से ज़्यादा गवर्न होंगे? संविधान। इसके बाद आपका जो बताया गया कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, और आपराधिक मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों की शुरुआत एक भी बना चुका है क्वेश्चन, कहाँ से होती है? कोर्ट ऑफ सेशन। तो अब हमें सत्र न्यायालय या कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में जानना है। तो कोर्ट ऑफ सेशन में जजों की नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए आपका संविधान का अनुच्छेद 237 में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 233 आपका जिला न्यायाधीश यानी कि सत्र न्यायाधीश और PCJ वाले आते हैं 234 में, और इन दोनों पर कंट्रोल कौन करता है? हाई कोर्ट 235 में और 236 अनुच्छेद में परिभाषा, जो भी आज इस बार बनाया गया। फिर एक बात कवर करिए,
सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप क्या मारेंगे? अनुच्छेद 233 रट कर जाइएगा। कौन सा अनुच्छेद? 200 सत्र न्यायालय की नियुक्ति कैसे की जाएगी? इनके न्यायालय कैसे स्थापित होंगे? इनका इन पर कंट्रोल कौन करेगा? इनको पावर क्या होगा? तो सबसे पहले आपका सेक्शन बता दिया जाए और तब धारा 9 का बेरट शुरू करना पड़ेगा। बिना बेरट के नहीं चलेगा। लेकिन पहले कोरिलेट कर लीजिए, एक लाइन लिखवा भी गया। अब धारा 6 अभी बताएंगे। बताइए, सत्र न्यायालय दंड न्यायालय है कि नहीं? कौन सी धारा? सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है? कौन सी धारा में? सत्र न्यायालय की स्थापना की धारा में। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में? 124। हाई कोर्ट की स्थापना 216। सत्र न्यायालय की स्थापना 9। सत्र न्यायालय मैंने आपका उसमें न्यायाधीश है, लेकिन सत्र न्यायालय की स्थापना की धारा के साथ सत्र न्यायालय की स्थापना संविधान करता है कि सीआरपीसी? सीआरपीसी की कौन सी धारा? ऐसे याद करिए भाई, धारा कुछ याद हो जाए। सत्र न्यायालय विचारण अपराधों का कर सकता है। तो सत्र न्यायालय ट्रायल कोर्ट भी है। कौन सी धारा में? 26। और कल लिखवाया भी गया था, कोर्ट ऑफ सेशन कितना दंड दे सकता है, इसका उल्लेख भी धारा में, तो धारा 28 का लिखवाया तो भाई कितना दंड दे सकता है? विध द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडा। अब आइए, सत्र न्यायालय में जो स्थापना और जजों की नियुक्ति के बारे में हमारी सीआरपीसी की धारा 9 में प्रावधान। अब 9 को बेरट देखिए, एक शब्दों पर रखना है और कुछ टेक्निकल इसी में निकालना है शब्द, और फिर ए से पूछा जाता है, वो भी सतर्क रहना। देखिए कैसे कोर्ट ऑफ सेशन धारा 9। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करे। पहला क्वेश्चन आपका आया कि कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, हाई कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो न्यायालय की स्थापना कौन करेगी? कौन न्यायालय स्थापित करेगी? राज्य सरकार। सत्र न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया। लेकिन अब अगला प्रत्येक सत्र न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाए। इसी में थोड़ा विवाद है। देखिए भाई, विवाद क्या है, और इसी विवाद का निपटारा रंग मोहम्मद के केस में किया है। फिर एक बात बताइए, तो यहाँ गलती लोग कर क्या? सत्र न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? हाँ, किसके द्वारा? राज्य सरकार। चलिए, सत्र न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा? हाई, यानी कि उच्च न्यायालय। अब यही थोड़ा दिमाग लगाना है भाई, देखिए ध्यान से आपका। जो सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वास्तव में आपका कैसे की जाती है, पहले ये देखें। अनुच्छेद 235 के तहत जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। उसमें नियुक्ति हाई कोर्ट करता है, यानी कि हाई कोर्ट परीक्षा कराता है, हाई कोर्ट रिजल्ट निकालता है, और हाई कोर्ट ही रिजल्ट निकालने के बाद राज्यपाल के पास भेजता है, और राज्यपाल क्या कर देते हैं, उस लिस्ट पर साइन और अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल पावर देखा जाए तो हाई कोर्ट, लेकिन ये भी है बिना राज्यपाल के साइन के नियुक्त ही नहीं होंगे। अब विवाद इस बात को लेकर बना
या फिर राज्यपाल नियुक्त करता है कि हाई कोर्ट। भाई सीआरपीसी में तो स्पष्ट क्या लिखा है, हाई कोर्ट, और संविधान में दिया है कि हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करते हैं जब दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए। तो कौन सा केस विवाद का निपटारा करेगा? रंग मोहम्मद पर असम राज्य। ध्यान से याद कर लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद का निपटारा किया और निपटारा करके ये कहा कि सत्र न्यायालय में पीठासीन अधिकारी यानी कि न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्ति राज्यपाल करता है, और जब राज्यपाल नियुक्ति कर देता है तो राज्यपाल के हाथ में अब कुछ नहीं रहता और इन पर पूरा कंट्रोल कौन करता है? न्यायाधीशों पर, उच्च न्यायालय। यानी कि केस के माध्यम से ये आए कि प्रारंभिक नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और उसके बाद पूरा कंट्रोल इन पर कौन करता है? तो आपका जवाब रहेगा उच्च न्यायालय। लेकिन सीआरपीसी में अगर ये क्वेश्चन है कि नियुक्ति कौन करता है, तो आप जो सीआरपीसी का बेयर एक्ट है क्लास 2 का कौन करता है? हाई कोर्ट मार्कर। अब छेद भी मैं बता दिया हूँ किस अनुच्छेद के तहत 2, 3, 3। अगला खंड देखिए भाई, काफी खंड महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। देखिए तीसरा, उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो इसमें कल आपका इसीलिए लिस्ट बताई गई थी। फिर उस लिस्ट पर गौर करिए कल वाली। जिले में सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन था? सत्र न्यायालय। उसके नीचे थोड़ा कौन था? अपर सत्र न्यायालय। उसके नीचे कौन था? सहायक। ये 3 लोग न्यायाधीश कहे जाते हैं। तो अब समस्या ये है कि सत्र न्यायालय में या हाई कोर्ट किसी अपर सत्र न्यायाधीश को या सहायक को कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है? नहीं कर सकता। और डायरेक्ट सत्र न्यायाधीश का पद किसी को नहीं मिलता। जो एक जेल से होकर जाते हैं या तो अपर बनते हैं और अपर के बाद ही आपका सत्र न्यायाधीश बनाया जाता है, डायरेक्ट नहीं बनाया जाता। भाई आपका प्रमोशन करके कौन नियुक्त करता है? हाई कोर्ट। अगला देखिए भाई, आपका चौथा खंड, उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और आपका ये देखिए, यानी कि प्रयागराज का कोई सत्र न्यायाधीश है तो क्या इसे बनारस का अपर सत्र न्यायाधीश बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। सहायक पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन क्या बनाया जा सकता है? तो कल की बात याद रखिए, काफी चलेगा। जो सत्र न्यायाधीश हैं या अपर सत्र न्यायाधीश हैं, इनका जो आपका स्टेटस होता है वह भिन्न भिन्न होता है कि बराबर? बराबर। और दंड देने का भी इनका पावर क्या है? बराबर। तो क्या हाई कोर्ट किसी जिले के सत्र न्यायालय को, सत्र न्यायाधीश को दूसरे जिले का अपर सत्र न्यायाधीश बना सकता है? बना सकता अभी। और अपर सत्र न्यायाधीश का सबऑर्डिनेट नहीं होता, ये कल बताया गया था। अगला देखिए, अब जहाँ किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, तो पद रिक्त है तो क्या होगा? यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आइए देखा जाए क्या होगा। तो पहले थोड़ा संविधान में देखिए क्या होगा, बताइए आप। भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो क्या राष्ट्रपति का कार्य होगा कि रुका रहेगा? रुका नहीं रहेगा। यानी कि किसी के रहने और न रहने से कोई कार्य रुकता नहीं। वो अलग बात है कि समस्या आ सकती है,
अड़चने आ सकती हैं। अगर कोई भी टीचर कहे, कोई व्यक्ति कहे कि हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता, तो होता क्या भाई, थोड़ा कठिनाई में आदमी जीता और क्या, या कह सकते हैं कि थोड़ा समस्या होती पर थोड़े हटी जाए। और तमाम लोग ऐसे हैं जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी वो पढ़ रहे हैं। ये थोड़े कि आपका मैंने बस वही लेकर माला जप रहे हैं कि नहीं हमारे पिता नहीं माता नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं है। यानी कि काम करने वालों के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अगर वो ठाने तो खुद भी काम कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन राष्ट्रपति का कार्य देखेगा? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस आप हैं, और उनका भी पद रिक्त है। तो जो ये आपका साइंटिस्ट और लोग हैं वो क्या करेंगे? टमाटर और प्याज थोड़े छिले, इसीलिए रखे गए हैं कि वे लोग क्या करें। जब मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वह राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का क्या करेगा? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 34 लोग ये हो गए और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 2 लोग, यानी कि 36 में कोई तो होगा। उसी प्रकार अब आइए यहाँ तो आप लॉ करियर कानून में आइए, सत्य न्यायाधीश का भी पद रिक्त है, तो इसका कौन संभालेगा? इस कौन संभालेगा? मान लीजिए दोनों नहीं है तो इसके नीचे है ना कौन, और ये भी नहीं है, तब क्या होगा? यानी कि हाई कोर्ट किसको बैठा देगा सत्य न्यायाधीश के कुर्सी पर? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ध्यान में रखना है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सामान्यतः कल ही लिखवाया गया, कितनी सजा दे सकते हैं? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 80 में। और जब ये हाई कोर्ट इनको कहाँ बैठा देता है? सत्य न्यायाधीश के पद पर, तो अब क्या ये मृत्यु दंड दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि हाई कोर्ट ने इन्हें क्या दे दिया है? यानी कि अब आपका जैसे कि संविधान में आपने क्रम देखा, उसी प्रकार यहाँ भी क्रम है। तो सत्य न्यायाधीश इसको कहाँ तक के लोगों को बनाया जा सकता है? अगला देखिए धारा 9 हो गई मुख्य चीजें याद रखिए सत्य न्यायालय की स्थापना की धारा में, धारा 9। ठीक है, धारा 10 पर सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। अब फिर एक बार क्वेश्चन MP बनाता है, जहाँ जहाँ आपको अपर मिलेगा, दिमाग करते करते बैठा लीजिए, वह ऊपर वाले का अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट नहीं होगा। जैसे कि सत्य न्यायाधीश हो गए, सत्य न्यायाधीश के बाद अपर या अतिरिक्त या एडिशनल सेशन जज हो गए, तो जो एडिशनल या अतिरिक्त या अपर सत्य न्यायाधीश होगा वह सत्य न्यायाधीश के सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ नहीं होगा। जब याद कह रहे ना जाए, जैसे DM हो गए और ADM हो गए, तो जो ADM है वह DM के सबऑर्डिनेट नहीं है, याद रखिए। हाँ, ये है कि वह कार्य तभी कुछ पाएगा करने के लिए जब DM उन्हें दें या राज्य सरकार सौंपे, नहीं तो ADM साहब क्या करेंगे? बैठे रहें। उसी प्रकार अपर सत्य न्यायाधीश तभी कोई काम पाएगा जब हाई कोर्ट दे या कहोगे सत्य न्यायालय, अन्यथा क्या होंगे? बैठे रहें। ADM जैसे ACGM है तभी कोई कार्य करेंगे जब हाई कोर्ट या CGM, नहीं तो क्या करिए? बैठे रहिए। अगला देखिए भाई धारा 10 सवाल, सहायक सत्य न्यायाधीश। तो आप लोग फिर कल बताया गया था, एक बार बताइए, सहायक सत्य न्यायाधीश कितनी सजा दे सकता है? कल ही में 2 का। हाँ, सीधा बताइएगा, मैं बता रहा हूँ। मृत्युदंड, आजीवन कारावास या
10 वर्ष से अधिक के कारावास से भिन्न माने सिवाय मतलब छोड़कर कोई भी दंडाधीश। तो इसको हटा दीजिए। तो कल ही बताया गया था बचा ही कितना 10 साल या 10 साल से तो सीधे अगर क्वेश्चन है, मैं कल बताया था कितना मारना है 10 साल और घुमावदार है तो भी मैं बता दूँ। अगला देखिए आपका सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिनके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। सेशन न्यायाधीश ऐसे से सहायक सेशन न्यायाधीशों के कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम समय समय पर बना सकता है। ये दूसरा खंड है। तीसरा खंड है कि सेशन न्यायालय अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने की असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो सीजीएम द्वारा निपटारे का प्रावधान कर सकता है। और जब सत्र न्यायाधीश दे दे इसको निपटारे के लिए तो सत्र न्यायाधीश की शक्तियाँ इनको क्या होगी क्या। अब देखिए फिर एक बात देखिए सहायक सत्र न्यायाधीश किसके अधीन नहीं, सहायक सत्र न्यायाधीश यानी कि असिस्टेंट सेशन जज इसके सबऑर्डिनेट होगा कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायाधीश। इनको शक्ति कौन देगा हाई नहीं सत्र न्यायाधीश अगर चाहे अगर कार्य की व्यस्तता है या अनुपस्थित है तो ऐसी दशा में सत्र न्यायाधीश अपना कार्य किसको सौंप सकता है अपर को। अपर न रहे तो सहायक को और सहायक न रहे तो सीजीएम। जब सत्र न्यायाधीश इनको अपना कार्य सौंपता है तो ये लोग सत्र न्यायाधीश की शक्ति का क्या करेंगे प्रयोग। अभी आपका ऊपर भी बताया गया यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन याद रखिए इस सहायक सत्र न्यायाधीश को स्वतः कोई मामला नहीं मिलता। इन्हें कोई मामला तभी मिलता है जब सत्र न्यायाधीश मामला क्या करता है सौंपता। कोई भी निकले क्या करे रहेंगे कोर्ट में बैठे सौंप दिया जाता है। आइए अब मजिस्ट्रेट के न्यायालय फिर आपका देखिए मजिस्ट्रेट के न्यायालय का फिर आपका एक चार्ट बना दिया जाता है आपका सर देखिए ताकि ये सब लिखते तो आपका आगे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में देख लीजिए आपका कम चांस रहता है इधर कम क्वेश्चन आते हैं थोड़ा शार्ट करने के। हमने बताया था कि महानगर क्षेत्र के मजिस्ट्रेट उनका नाम अलग होता है और एक क्या होते हैं महानगर से क्या क्षेत्र के मजिस्ट्रेट। आप फिर एक बार नाम बताइए और उन्हीं नामों को आपका सेक्शन वाइज हम बता देते हैं। एक नाम तो पहले जिला देखा जब जिला याद रखिए जिले में सबसे पहले मजिस्ट्रेट का राज कौन था चीफ जुडिशियल। इसके बाद कौन हमने बताया था एसीजीएम। इसके बाद आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और इसके बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। इन्हीं को पढ़ लेना सेक्शन वाइज में जाओ। देखिए आपका पहले आपका जिला में देखा जाए महानगर में नहीं किसमें महानगर से भिन्न मैं बता रहा हूँ यह नहीं कि महानगर में अलग चलेगा। देखिए धारा 11 एमपी में एक बार पूछा है जैसे कम चांस रहता है लेकिन भाई अगर आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो भाई आपको करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। एक बार पूछा है सेक्शन 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय यानी कि ये पूछा गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में या किसी की धारा में प्रावधान है तो खेले और अंदर जाकर नहीं पूछा लेकिन हमारा कर्तव्य है कि अंदर से भी बता दिया। देखिए भैया
प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, तो हम भी वही बता रहे हैं कि जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात और सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट है। क्वेश्चन आपका अंदर से ये पूछ सकता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना कैसे की जाती है? तो करती राज्य सरकार ही है, लेकिन इसके परामर्श से उच्च न्यायालय। एक लाइन आइएगा कैसे होती है, तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करती है। यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये कितने न्यायालय होंगे, इसकी स्थापना कौन करेगी? तो राज्य सरकार, लेकिन मनमाना नहीं, इससे सलाह लेकर आइए। बस एक लाइन याद रखना, इससे परामर्श लेकर आइए। अगला देखिए भाई, परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है। और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, तो उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले में या ऐसे वर्ग के मामले का विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब एक लाइन जानना है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो उच्च न्यायालय के परामर्श से किसी क्षेत्र में विशेष वर्ग के मामले को देखने के लिए या कोई स्पेशल मामला है उसको देखने के लिए, उसके निपटारे के लिए, देखने मतलब की सूरत नहीं देखने मतलब क्या हुआ, निपटारे के लिए क्या कर सकती है? अलग न्यायालय मैंने प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायालय को अलग से गठित कर सकती है और ये बता सकती है कि अगर ऐसा मामला आएगा तो इसी कोर्ट में जाएगा और जिले का कोई न्यायालय अब ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जैसे कि तमाम न्यायालय आपको मैंने मिलेंगे, आपको हम बता दें, जैसे कि पासपोर्ट एक्ट में भी मिलेगा, ACT एक्ट में मिलेगा, भ्रष्टाचार अधिनियम में मिलेगा, जहाँ की राज्य सरकार ने अलग से न्यायालय गठित कर रखा है। अगर ऐसे मामले आते हैं तो जिले के किसी भी मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएंगे, इसके पास जाएंगे जो उस कानून में न्यायालय दिए गए, सबको पावर नहीं रहेगी। ठीक है, अभी और बताया जाएगा। चीजें आगे देखिए भाई, आपका ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। फिर समस्या आ गई कि जो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, इनकी नियुक्ति आपका इसके द्वारा की जाएगी। तो CRPC तो बताती है किसके द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा। और लेकिन इसी के साथ संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे, आपका 234 नाम से लेके बजा अनुच्छेद 234 किसी राज्य में या जिले में, किसी जिले में जिला जज से विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। कि जिला जज से विभिन्न यानी कि PCS के वाले, यानी कि आपका मजिस्ट्रेट या सिविल जज या मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जैसे आप लोग PCS जे जाएंगे तो यानी कि आपका मन लागू होगा नियम, वो भी समझिए, जे के लिए पढ़ रहे हैं
तो आपका कर सकते हैं, जब जाएंगे तो इन्हें उनसे साथ हो। तो इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो आपका मन कह सकते हैं कि नियुक्ति इनकी राज्यपाल करेंगे, लेकिन राज्यपाल मनमाना नहीं करेंगे। हाई कोर्ट से, उस राज्य के हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग से परामर्श करके करेंगे। अब ये है कि कई जगह हाई कोर्टों ने ये कहा कि ये वैकेंसी मेरी है, आयोग को क्या अधिकार है, मैं ही पेपर बनाऊंगा, मैं ही कराऊंगा, मैं ही ज्वाइन कराऊंगा, राज्यपाल को केवल लिस्ट भेज दूंगा। जहाँ जहाँ हाई कोर्ट करा रहा है, मैं बता दूँ आयोग में तो कुछ स्वच्छता भी है। हाई कोर्ट में रिकॉर्ड रहा है कि जजों के 50% बच्चे जजों के ही हो रहे हैं। MP हाई कोर्ट का रिकॉर्ड देखिए आपका, इसीलिए MP का फॉर्म ज़्यादा लोग डालते हैं। अगर 100 सीट है तो आप रिकॉर्ड की तरह निकाल लीजिए, 50 इसमें कौन व्यक्ति गए हैं जो हाई कोर्ट के जज के नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। अभी इनकी काफ़ी वही उनको ही जांचना है, इंटरव्यू उनको ही लेना है, पेपर वहीं बनाएंगे। वो धीरे से वहीं पास कर देते हैं और पास करने के बाद 50% से अधिक रेशियो है कि जाकर देखिए लिस्ट निकालिए, कहीं ना कहीं 50% लड़के या तो डीजे या CDM या मुझे घर के लोग हैं, इससे पढ़ने वालों का हित क्या हो रहा है, मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 7 जजों की बेंच बनाया और कहा कि हम ही कराएंगे। तो सरकार ने कहा कि नहीं, आप अच्छे से नहीं करा पाएंगे, परंपरा जो चल रहे वहीं काम रहे। हाई कोर्ट थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन सरकार ने हैंड ओवर नहीं किया। तो यहाँ भी कौन कराता, और उसके बाद जो शीशा लेदर होता आप भूल जाए, वो आयोग करा रहा है तो कुछ स्वच्छता है, भले थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हो, लेकिन स्वच्छता तो है ना। हाई कोर्ट में तो और दिक्कत हो जाए, ये समस्या है। यानी कि कुल मिलाकर किसी एक की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन आपका हाई कोर्ट और आपका किससे परामर्श ले सकते हैं, उस राज्य की लोक सेवा आयोग। तो आपका हाई कोर्ट का भी कुछ कंट्रोल होता है, लोक सेवा आयोग का भी, दोनों का होता है। तो देखिए क्या होता है, हाई कोर्ट वैकेंसी क्रिएट करता है, कुछ नियम भी बनाता है। वैकेंसी कितनी खाली है ये भाई राज्य सरकार को भेजता है, अब आयोग को भी डायरेक्ट भेज रहा है, आयोग को सूचित कर देता है। और 95 रिक्ति आपका सूचित कर चुका है हाई कोर्ट आज तक, बहुत दिन से 7-8 मार्च। अन्य रिक्ति के लिए आयोग इंतजार कर रहा है कि अन्य रिक्ति हाई कोर्ट मैनेजर के लिए खाली है, तो हाई कोर्ट जैसे ही आपका भेजे तो सरकार को भेजेगा और सरकार वहाँ से प्रारूप बनाकर जिसको भेजती है लोक सेवा आयोग को, और तब लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालता है। तो विज्ञापन निकालने में विधिक राय ली जाती है, क्योंकि जब भी समस्या होगी तो विज्ञापन को ही चैलेंज किया जाता है। और जब एक बार फार्म भर लिया गया, विज्ञापन निकाल लिया गया, तो सेवा शर्तों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसका अच्छा उदाहरण जीता जागता भी बिहार का है। एक मैं बता दूँ, सेवा शर्तें बदल नहीं सकते, और बदलते हैं तो हाई कोर्ट रद्द कर दे बदलाव। जैसे कि बिहार का एक उदाहरण बता दें, तब आगे बढ़ेंगे। आपका भी बिहार में आया कि 2 लाख का पेपर रहेगा भाई, जो पेपर में दिया था कि 1 नंबर था और विज्ञापन में था कि 1.5 नंबर था, तो आप सेवा शर्तों को क्या बदल सकते हैं। सिर्फ आपका आया स्पष्टीकरण आयोग का, जिला का पेपर गलती से 1 नंबर हो गया था, वह 1.5 नंबर ही गिना जाए आया है। और आपका 1.5 नंबर ला, यानी कि 150 नंबर ला का और 100 नंबर दिए। इसके अलावा उनको फायदा थोड़ा हो गया, नहीं तो भाई ला में अगर ज़्यादा किए BS में कम किए तो नुकसान है। अब ला में जैसे कि आपका 60 के हैं तो 90 हो जाए, 60 क्वेश्चन किए हैं तो कितना मिलेगा, 90। अब जो
इस प्रकार आपका बताया गया कैसे इनकी नियुक्ति होती है। लेकिन फिर आ जाइए, प्रारंभिक नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल। उसके बाद किसके वालों पर कौन कंट्रोल पूरा करता है? हाई कोर्ट। अब बदमाशी करेंगे लोग तो कौन बर्खास्त कर सकता है? हाई कोर्ट। अगला देखिए भाई आपका उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, तीसरा खंड है, आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। ये भी नहीं पढ़ना। आ जाइए अगला भाई आपका धारा 11 के बाद धारा 12 आ जाए। देखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब आइए अभी फिर एक बात कवर करिए। मजिस्ट्रेटों का मुखिया कौन होता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय। कौन करेगा? ये लोग प्रमोट डायरेक्ट नहीं होते भाई, याद रखिए, डायरेक्ट नहीं जाते। इनको प्रमोट करके बनाया जाता है तो उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही प्रमोट करेगा, प्रोन्नत करेगा और प्रोन्नत करके उसी में से किसी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी को क्या बना सकेगा? आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कौन प्रमोशन करेगा? तो सीजीएम और ये सीजीएम किसको बनाया जाता है? तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती। अब उन्हीं के बारे में थोड़ा डायरेक्ट देखिए है, 2 मिनट ज़्यादा नहीं। देखिए, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। अभी बताया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसको बनाया जाएगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। कौन बनाएगा? हाई कोर्ट। अगला देखिए आपका खंड 2। उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है आपका और अधिकारता दे सकता है कि आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कुछ शक्तियों का क्या करिए? प्रयोग। तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है। इसको बनाया जाएगा किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को और इनको शक्ति कौन देगा? अपर को, हाई कोर्ट। अगला देखिए, उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड के किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है। ये भी आपका छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगला देखिए धारा 13। और इतना ही पढ़ना है, अब थोड़ा पढ़ा जाता है। जब भी धारा 13 पढ़िए तो एक साथ 3 धाराएं पढ़िएगा और वही आपका एक क्वेश्चन 3 में चांस रख। पद आप स्थापित कर सकता है, बना सकता है। पदाभिहित करना मतलब कि पद पर बैठा दें और उसका देखिए आपका 3 धाराएं एक साथ पढ़िए भाई। 13, 18 और 23। 3 धाराएं एक साथ पढ़िएगा। विशेष विशेष विशेष। और आ जाइए एक क्लास वाले एमपीओ की तमाम राज्य पूछे। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा में है तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की धारा में 13, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की धारा में 18 और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की धारा में 21। पहले सेक्शन तैयार रखें ना लोग। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की धारा में 13, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट 18, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट 21। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति अधिकतम कितने साल के लिए? 1 साल। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकतम कितने साल? 1 साल। और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई समय निर्धारित नहीं।
चलिए धारा 13 और 18 में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं यहाँ जिलों में और यहाँ महानगरों में विशेष, तो ऐसी दशा में इनकी नियुक्ति कैसे होगी और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कैसे होगी, तो आप लोग जानते हैं। एक उदाहरण जैसे कि चुनाव आ गया पंचायत या ग्राम प्रधानी का जो भी चुनाव आया, तो आप लोग देखते होंगे कि तमाम गाड़ियों पर तहसीलदार और आपका जो मास्टर साहब हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट लिखा रहता है। सेक्टर मजिस्ट्रेट का मतलब ये हुआ कि धारा 21 के तहत विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी विशेष कार्य के लिए राज्य सरकार आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्ति या कुछ शक्ति दे सकती है, या तो कितने समय के लिए बनाए ये नहीं, ये समय नहीं भाई कई में याद रखेगा। जैसे कुंभ मेला आ गया 2-3 लाख के लिए बना दिया गया, इसे लिया गया पद। जैसे पंचायत चुनाव आ गया तो मास्टर साहब को सेक्टर मजिस्ट्रेट बना दिया, क्योंकि कार्यपालकीय आदेश जो निकलेंगे वो मजिस्ट्रेट से निकलेंगे, पुलिस से नहीं। और इस समय मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता क्या पड़ती है ज़्यादा। पहले कह लीजिए क्योंकि आपका समय भी हो गया 1 घंटा, भैया किसी भी चलाना है भाई, किसी भी आप उदाहरण देखते हैं। हाँ भाई कल आपका परसों क्लास बंद रहेगा, कलेक्टिव का एग्जाम है, तो कल और आपका परसों रविवार ही है, कल परसों बंद रहेगा, सोमवार को क्लास खुलेगा। अभी IPC चलेगी 10 मिनट बाद, तो धाराएँ निकाल देंगे, 10 मिनट का ब्रेक रहेगा।